जो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने या लास्ट चैप्टर रादर आप लोगों ने स्टडी करना है वो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें एज सच पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थोड़ा लेस है और टॉपिक्स भी थोड़े से सुपरफिशियल हैं। एज सच आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बिकॉज ये वो प्रोसेसेस हैं जो आप जनरली डेली लाइफ में भी देख रहे होते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एज सच कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप लोगों ने जिससे पहले चैप्टर्स पढ़े हैं वो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट थे एज़ कम्पेयर टू सरफेस केमिस्ट्री। सो अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात की जाए, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। आप इस चैप्टर को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हो और ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है ऐसे फिनोमेनास पे आपके पास जो कि इंटरफेस या सरफेस पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। आपके पास बेसिकली जब भी हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो उस मटेरियल को लूजली हम बल्क और सरफेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप ये ऑब्जर्व करोगे अभी इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि बेसिकली बल्क मॉलिक्यूल जो हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका केमिकल एनवायरनमेंट, उनके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस और उनकी जो बेसिक इंटरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू वो डिफरेंट सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है बल्क की प्रॉपर्टीज़ के साथ। यही वजह है कि हम जनरली ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो सरफेस पे हो रहे होते हैं, हमने उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर रख लिया है जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अगर स्टार्ट किया जाए तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सरफेस से क्या मुराद है। लूजली आप इसको सिंपली ये कह सकते हो कि जो अपर क्रस्ट होती है किसी भी मटेरियल की, जो अपर लेयर है, आप उसको सरफेस से रिप्रेजेंट करते हो। एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है जिसको आप इंटरफेस कहते हो। इंटरफेस की टर्मिनोलॉजी और सरफेस की टर्मिनोलॉजी अक्सर अनोनिमस कंसीडर की जाती है, लेकिन इनमें टेक्निकल फ़र्क है। जब भी आप बात करते हो सरफेस की, तो आप एक मटेरियल की बात कर रहे होते हो, आप सिंगल मटेरियल की बात कर रहे होते हो और आप कह रहे होते हो कि ये लिक्विड है, इसकी सरफेस है, इस यहाँ वाटर पड़ा है, ये उसकी सरफेस है, ये सॉलिड टेबल है, ये उसकी सरफेस है। तो जब हम सरफेस का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ पे स्पेसिफिकली हम सिर्फ एक फेज़ की बात कर रहे होते हैं, या हम सॉलिड को देख रहे होते हैं, या हम लिक्विड को देख रहे होते हैं, या हम गैसियस स्टेट को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंटरफेस का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हो वो हेट्रोजीनियस फेज सिस्टम है। आप दो सिस्टम को कंबाइन करके देख रहे हो कि आपके पास दो फेजेस किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, दो फेजेस के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप सिंपल, आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर आपने वाटर लिया हुआ है, तो अगर आप सिर्फ इस वाटर को स्टडी कर रहे हो तो ये आप इसको सरफेस का नेम दोगे। लेकिन आप क्या करो, आप यहाँ पे एक और ऑयल ऐड कर दो, वो ऑयल जो है वो एज सच वाटर में डिजोल्व नहीं होगा बल्कि एज अ सेकेंड लेयर वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑयल की लेयर का और वाटर की लेयर का जो आपस में इंटरेक्शन है, ये थ्रू इंटरफेस एग्जिस्ट करेगा। आप बेसिकली जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों मटेरियल्स की सरफेस आपस में कैसे इंटरेक्शन शो करती हैं, तो वहाँ पे हम इंटरफेस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सरफेस का वर्ड सिंगल मटेरियल के लिए यूज़ होता है, इंटरफेस का वर्ड दो मटेरियल्स का जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो तब यूज़ किया जाता है। एक और थिंग यहाँ पे जहन में रखने कि आपके पास जो इंटरफेस का जो वर्ड है वो आप सॉलिड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ हम अक्सर नहीं देखोगे, मतलब जो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो गैस इंटरफेस है। गैसेस में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल होती हैं। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे आपके पास एयर है और एयर में नंबर ऑफ गैसेस हैं जिनको आप अल्टीमेटली जो है एक सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इधर ऑक्सीजन पड़ा है, आप दूसरी साइड पे, कमरे की एक साइड पे ऑक्सीजन पड़ा है तो दूसरी साइड पे नाइट्रोजन पड़ा है। आपके पास एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है और वो गैसेस जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो एज अ सिंगल फेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो गैस की इंटरफेस एज सच पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जितनी भी फेजेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके इंटरफेस क्रिएट कर सकती हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा होता है, आपके पास सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है हम इसको आगे देख लेंगे, लेकिन एज अ रिजल्ट आपके पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट फिनोमेना दे रहे होते हैं जिसमें कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन,
एंजाइमेटिक कैटालिसिस, कोलाइडल केमिस्ट्री और कैपिलरी एक्शन जैसे प्रोसेसेस शामिल हैं। हम इनमें से ज़्यादातर को तकरीबन जो है वो स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल क्यों डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। आपके पास बेसिकली कोई भी मटेरियल दो पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। एक ये आपके पास बल्क मटेरियल है और दूसरा आपके पास सरफेस की मटेरियल है। बल्क मटेरियल की अगर आप बात करोगे तो एक बल्क मटेरियल जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूँ और बजाय इस डायग्राम के मैं अगर यहाँ पे मूव कर जाऊँ तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। जो एक रेफरेंस पॉइंट अगर मेरा लेट्स सपोज ये है और मैं इस बल्क मॉलिक्यूल को स्टडी कर रही हूँ, तो ये बल्क मॉलिक्यूल एक वक्त में अपने 4 साइड से, मतलब चारों साइडों से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ घिरा हुआ है। और जो वाटर, लेट्स सपोज अगर आप इसको वाटर कह रहे हो, तो वाटर के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इस रेफरेंस मॉलिक्यूल को 4 साइड से जो है वो कवर अप किया हुआ है। एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस पुल जो है वो एक्सर्ट कर रहे होंगे जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं इस रेफरेंस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो एक बल्क मॉलिक्यूल के ऊपर हर साइड से कुछ फोर्स सप्लाई हो रही है, लेकिन चूंकि इसकी चारों साइडों पे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो एज सच इस पे अगर आप नेट फोर्स को देखोगे तो वो उसकी वैल्यू 0 है। उसकी रीज़न ये है कि अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में एक फोर्स सप्लाई हो रही है तो दूसरी इस डायरेक्शन उसको नलीफाई कर रही है। सो एज अ रिजल्ट अगर आप एक बल्क मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उस पर जब हम नेट फोर्स देखते हैं तो उसकी फोर्सेस तमाम साइड से बैलेंस आउट होती हैं। और आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि इक्विलिब्रियम आपके पास एक टाइप का नहीं होता। हम मेनली फोकस केमिकल इक्विलिब्रियम पे करते हैं, लेकिन जब हम सिंगल फेजेस की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस वक्त स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हो जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो नेट है वो 0 हो, या इसको आप सिंपली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो मूवमेंट ना कर रहा हो। सो एज सच आपके पास ये जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो तमाम फोर्सेस लग रही हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ब्राउनियन या रैंडम मोशन की बात नहीं हो रही। आपके पास जो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो लम सम है वो एज सच यहाँ पे 0 है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो बल्क मॉलिक्यूल है ये एज सच इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी निस्बत अगर आप सरफेस के मॉलिक्यूल को देखोगे, लेट्स सपोज मैं इस सरफेस मॉलिक्यूल को अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ, तो ये इसकी इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसकी इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके नीचे भी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन इस सरफेस मॉलिक्यूल का जो अबव लेयर है वहाँ पे एज सच कोई भी थिंग प्रेजेंट नहीं है। तो एज सच आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल्स में एक डायरेक्शन जो है बेसिकली फोर्सेस की वो मिसिंग होती है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली नीचे वाली जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनसे कंटिन्यूसली अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पुल एक्सपीरियंस करते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स में नेट फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। सो अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं बल्क मॉलिक्यूल के साथ, तो उसका सिंपल आंसर ये होगा कि आपके पास जो बल्क मॉलिक्यूल है उस पर 4 डायरेक्शन से आपके पास फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, और वो 4 डायरेक्शंस में जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट आपका बल्क मॉलिक्यूल हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके निस्बत अगर आप सरफेस मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे तो सरफेस मॉलिक्यूल पे 3 डायरेक्शन से तो फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पे ये फोर्स मिसिंग होती है। सो ओवरऑल आपका ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो एक इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जो सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली उसको लिक्विड के अंदर पुल कर रहे होते हैं। सो एज अ रिजल्ट आपका ये वाला मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और वो एक टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कंटिन्यूस एक पुल एक्सपीरियंस कर रहा है, और आपके पास जो है उस पुल की वजह से आपके सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं फ्रॉम बल्क मॉलिक्यूल। अब एक्चुअल में होता क्या है, मतलब आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि बेसिकली जो सरफेस मॉलिक्यूल है अगर हम इसको वाटर ही के साथ लेके चलें, और इसको मैं एक बीकर में वाटर की सरफेस को कंसिडर कर रही हूँ कि मैंने एक बीकर में वाटर को लिया हुआ है और मैं उसकी सरफेस को स्टडी कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर मैंने छोटे से एरो हेड ड्रॉ किए हुए हैं।
ये जो स्मॉलर से एरो हेड है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास सिस्टम में अगर उसी बीकर की एग्जांपल ली जाए जिसमें आपने वाटर लिया हुआ है, तो उसकी सरफेस, वाटर की जो सरफेस है वो बेसिकली इन कांटेक्ट है विद एयर। सो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहे होंगे। अगर कोई पार्टिकल जो है वो इस विसिनिटी में आ जाता है तो वो इसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो करेगा। यू कैन कीप दैट इन माइंड। वो इंटरेक्शन उस लेवल का नहीं है कि वो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो नीचे वाली जो लेयर है जो इस मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड पुल कर रही है, ये इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि वो इस पुल को फिनिश कर सके या इसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन एज सच उस इंटरेक्शन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पुल है इंटरमोलिक्यूलर लेयर का, जो सरफेस से नीचे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका पुल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो आपके पास यहाँ से एक डेफिनेशन ये आ गई। यहाँ से अब हम सरफेस टेंशन को बेसिकली डिफाइन करने जा रहे हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। और अगर आप एक लिक्विड लो, लेट सपोज आप एक लिक्विड लेते हो और आप उसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को चॉइस देते हो कि आप बल्क में जाना प्रेफर करोगे या सरफेस पे जाना प्रेफर करोगे, तो इट्स ऑब्वियस कि लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में आना प्रेफर करेंगे। इक्विलिब्रियम को अगेन हम बैलेंस स्टेट भी कहते हैं। सो आपकी अगर आप एक लिक्विड के मॉलिक्यूल को चांस दो कि वो कौन सी जगह पे जाना प्रेफर करेगा, तो वो बल्क मॉलिक्यूल में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। और उसकी रीज़न ये होती है कि बल्क मॉलिक्यूल में वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जबकि सरफेस में जाते हुए उसको एक कंटिन्यूस पुल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो टेंशन की स्टेट में होगा, उसकी सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, वो अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। सो एज सच सरफेस जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है। और यही वजह है कि अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, आपके पास एक लिक्विड हो, तो वो हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है या उसकी एक अपनी इनेट टेंडेंसी होती है कि वो किसी तरीके से अपने सरफेस के जो एरिया है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बेसिकली जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये प्रॉपर्टी जो लिक्विड की इनेट प्रॉपर्टी है कि वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सके, इसको हम सरफेस टेंशन का नेम देते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है आपके पास। आप सरफेस टेंशन की कई डेफिनेशन स्टडी करोगे, लेकिन एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन सरफेस टेंशन की ये है कि ये वो प्रॉपर्टी है आपके पास किसी भी लिक्विड की जो कि उसमें जो कि पुश कर रही होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल को कि वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सकें, ताकि कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आए और कम से कम मॉलिक्यूल अनस्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करें। तो लिक्विड की इनेट टेंडेंसी कि वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सके, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। इसके अलावा भी हम एक और डेफिनेशन सरफेस टेंशन की अक्सर करते हैं, और वो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स है कि लेट सपोज अगर आप एक थिन थ्रेड लेते हो और उसको इस सरफेस पे रख देते हो, आप ये आपने एक बीकर लिया हुआ है और ये उसकी सरफेस है जिसके ऊपर आपने उसको प्लेस कर दिया है। तो अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये, अगर मेरे पास एक बीकर है और ये सरफेस है और मैं इसी सरफेस की क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करूँ इस फॉर्म में, तो ये मैंने थ्रेड लिया हुआ है। इस थ्रेड के इधर भी सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और इधर भी सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये थ्रेड मैंने बिल्कुल मिडल में डाला हुआ है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पसेस। आप कहीं किसी सरफेस पे कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। सो अगर आप इस थ्रेड की बात करो और इस पे आप देखोगे कि ये थ्रेड जो है ये बेसिकली सरफेस के ऊपर इसी तरीके से सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। ओवरऑल आप जब भी बात करते हो कोई भी चीज़ जिसका अप्रिशिएबल मैस है, उसको वाटर के अंदर जो है वो सिंक करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। लेकिन क्या हो रहा है, आप जैसे ये थ्रेड जो है आप वाटर की सरफेस के ऊपर रख रहे हो, तो वो वहीं पे स्टिक कर रहा है, वो वाटर के अंदर सिंक नहीं कर रहा, हालांकि उसका अच्छा खासा मैस है या उसका एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मैस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास यहाँ पे भी सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैं इसी सरफेस, अभी मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रही हूँ, मैं सरफेस से नीचे लेयर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ नहीं गई। अगर आप सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोकस करो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे भी सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। सो सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस थ्रेड की चारों साइडों पे प्रेजेंट हैं। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो इस थ्रेड पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में इंटरेक्ट कर रहे होंगे।
क्योंकि आपके पास चारों साइडों से ये मॉलिक्यूल जो है, ये थ्रेड जो है, ये बेसिकली सरफेस के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो यहाँ पे जो नेट सम होगा, नेट फोर्स जो होगी, वो बेसिकली उसकी वैल्यू आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। मसला कहाँ पे आएगा? मसला आएगा आपके पास यहाँ पे, जो चीज़ बैलेंस आउट नहीं हो रही वो इस सरफेस से डायरेक्ट नीचे जो लेयर है मॉलिक्यूल्स की, बेसिकली वो जो है पुल लगाते हैं, वो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की जो सरफेस है उसमें टेंशन क्रिएट होती है। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो नो डाउट फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे जो बिल्कुल सरफेस की अगर अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि चारों साइडों पे आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और जो जिस फोर्स की वजह से ये सिंक नहीं कर रहा, वो बेसिकली वो फोर्स होगी जो कि सरफेस से बिल्कुल नीचे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो उनकी फोर्स बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये जो है बेसिकली ये जो मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स इस थिन थ्रेड ने डाउनवर्ड लगानी थी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस की लेयर, सरफेस के बिल्कुल नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, जो कि इस थ्रेड को बेसिकली सिंक नहीं करने देंगे। तो अगर आपके पास सिंपली कोई भी सरफेस हो और वहाँ पे आप एक थ्रेड प्लेस कर दो, तो वो थ्रेड जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास लेंथ के। अगर आप एक स्मॉल थ्रेड इस लेंथ का थ्रेड लगाओगे तो ऑफ कोर्स उस पर फोर्स कम एक्ट करेगी, क्योंकि इसकी सरफेस की वैल्यू जो है वो लेस है। अगर आप इसकी सरफेस को इंक्रीज कर दोगे, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही होगी। सो अगर आप इस फोर्स की बात करो, जो ये सरफेस के लेयर से, ये जो आपके पास लेयर प्रेजेंट है, सरफेस की जो लेयर प्रेजेंट है उससे बिल्कुल जो नीचे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये जिस फोर्स को इंजर्ट कर रहे हैं इस थ्रेड के ऊपर, अगर आप उस फोर्स की बात करो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास लेंथ ऑफ अ थ्रेड पे। आप जो सरफेस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते जाओगे या लेंथ इंक्रीज करते जाओगे, आपके पास ये जो फोर्स है वो भी उतनी ही ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आप ये कह रहे हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर सकते हो इक्वालिटी के साइन के साथ। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हो तो ये इक्वल आ गया और साथ एक कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को हम सरफेस टेंशन का नेम देते हैं, जिसको हम जनरली टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैथमेटिक्स अप्लाई करके देखा जाए और यहाँ से सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल फॉर्म निकाली जाए, तो वो बेसिकली बनती है आपके पास टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट पैरामीटर है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। फोर्स एक वेरिएबल पैरामीटर है जो डिपेंड कर रहा होता है आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे उसकी सरफेस के ऊपर। इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके पास फोर्स का जो पैरामीटर है हम उसको अक्सर वेरिएबल कंसिडर करते हैं। नो डाउट जब हम सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से नीचे प्रेजेंट हैं, बेसिकली ये वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर और हम उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि फोर्स ऑल्दो वेरिएबल पैरामीटर है, सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट पैरामीटर है। जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस से नीचे प्रेजेंट हैं, वो कितनी फोर्स इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड फोर्स होगी। लेट्स सपोज अगर आप वाटर की बात करते हो, तो आप लोगों को पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और वो कोहेसिव फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस होती हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रही होती है उनके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स की स्ट्रेंथ के इक्वल। सो आपके पास हर लिक्विड, लेट्स सपोज आप वाटर ले रहे हो, आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, आप बेंजीन ले रहे हो, आप कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हो, कोई भी लिक्विड ले रहे हो, कोई भी सॉलिड ले रहे हो, उसकी सरफेस पे कितनी सरफेस टेंशन होगी, ये उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि उसके मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या है। वाटर है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऑपरेट करता है। तो वाटर के केस में आपके पास जो फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के साथ। आप बेंजीन ले लेते हो, बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है,
एज सच उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो वहाँ पे जो केस बनेगा वो वंडर वॉल इंटरेक्शंस का केस बनेगा, और जितने बेंजीन के मॉलिक्यूल अपनी सरफेस पे जितनी फोर्स लगा रहे होंगे वो जनरली इक्वल होगी वंडर वॉल इंटरेक्शंस के। तो आपके पास चूंकि हर मॉलिक्यूल में की नेचर डिफरेंट है, वो डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट करता है, उसकी डिफरेंट कोहेसिव फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब हर मॉलिक्यूल जो है उसकी सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फोर्स वेरी कर सकती है, फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल पैरामीटर है। हमने यहाँ पे जो चीज़ ली थी, मतलब अगर आप लोग गौर करो तो आपने थ्रेड एक एक्सटर्नल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके थ्रू आप एक लिक्विड के पैरामीटर को स्टडी कर रहे हो। तो ये जो फोर्स है और ये जो लेंथ है, ये एक्सटर्नल एजेंट की बात हो रही है, मतलब आप यहाँ पे उस लिक्विड की बात नहीं कर रहे हो, ये आपने ये जो एक्सटर्नल एजेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, ये जो थ्रेड आपने उसकी सरफेस पे एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए रख के देखा है, ये उसकी बात हो रही है, ये उस फोर्स की बात नहीं हो रही। हम बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे में सरफेस टेंशन को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि जो है फोर्स जो है, मतलब ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, लेट्स सपोज सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मतलब ये वाले मॉलिक्यूल इस सरफेस को डाउनवर्ड खींच रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ प्लेस कर देते हो, इसकी सरफेस पे एक जो है एक और थ्रेड प्लेस कर देते हो, और ये थ्रेड जो है ये इस डाउनवर्ड पुल को बैलेंस करने की कोशिश करता है थ्रू इट्स मैस एंड ग्रेविटी। सो एज सच आपके पास ये जो मैस की वैल्यू है, जिस अगर आपके पास सिस्टम में ग्रेविटी डोमिनेट कर जाती है, मतलब ये चीज़ सिंक कर जाती है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास इस सरफेस की कैपेसिटी जो है, सरफेस टेंशन की, उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी वो फिनिश हो गई हुई है। तो एज सच आप एक इनडायरेक्ट वे में एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप लिक्विड की इंटरनल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हो। सो सरफेस टेंशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये एज सच लिक्विड की अपनी बात नहीं। दूसरा एक प्रोसेस जो आप सरफेस में ऑब्जर्व करोगे वो ये करोगे कि जब भी आप सरफेस टेंशन को ड्रॉ करोगे या सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे, आप सरफेस के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में ड्रॉ करोगे। उसकी निस्बत आपके बल्क के जो मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी। सो ये जो फिनोमेना है, अब हमने कोशिश करनी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि आपके पास ये सरफेस का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली इनवर्ड पुल जो है आप एक्सर्ट कर रहे हो। ये जो नीचे लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस से बिल्कुल नीचे जो मॉलिक्यूल्स की जो लेयर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूसली आपके सरफेस के मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड पुल कर रही हैं। अगर ये चूंकि यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आपका ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, ये जो साथ वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मज़ीद इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपका ये जो एक सरफेस का मॉलिक्यूल था और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था वो इस डायरेक्शन में भी इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा था और इस डायरेक्शन में भी इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा था। अब आप ये कह रहे हो कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव करके ये बेसिकली यहाँ मूव कर गया है। तो अब अगर आप गौर करो, अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर दो तो ये वाले मॉलिक्यूल्स की यहाँ वाली जो फोर्स थी वो भी फिनिश हो जाएगी। तो ऑलरेडी इनके पास एक स्पेस ऐसी है, मतलब ये इस डायरेक्शन में तो ऊपर इनकी ऊपर वाली फोर्स तो इनकी वैसे ही ऐसे सरफेस की वजह से नहीं है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस से बात करो तो नो डाउट ये यहाँ से तो अट्रैक्टेड होगा, लेकिन चूंकि अब ये वाला मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मूव कर गया है तो इसके पास ये वाली फोर्स भी इम्बैलेंस हो गई है। बजाय ये कि एक डायरेक्शन में आपके पास फोर्स मिसिंग थी, अब इस मॉलिक्यूल के लिए दो डायरेक्शन में फोर्स मिसिंग है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मूव करके इसके क्लोज आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल सरफेस को लीव ना करने पाए। क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो आपका ये जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके सराउंडिंग सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जैसे ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मूव करता है, सरफेस के जो इर्द गिर्द वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं कि
कहीं आपका ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस को लीव ना कर जाए, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर गया तो आपके ये जो दो बाकी सराउंडिंग सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मज़ीद इम्बैलेंस का शिकार हो जाएंगे। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इनमें बड़ी कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग होती है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो सरफेस टेंशन का जो वर्ड हम लेते हैं, हम अक्सर सरफेस को एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसी भी लिक्विड को अगर आपने उसकी सरफेस को आपने जो है उसके बारे में एजम्पशन करना है या उसका कॉन्सेप्ट बनाना है, तो आप बेसिकली उसको एज्यूम करते हो कि ये एक स्ट्रेच बैंड है। आप इसमें इतनी टेंशन है कि ये मॉलिक्यूल्स बड़ा स्ट्रांगली एक दूसरे के जो है पुल कर रहे हैं, ये ब्रेक भी नहीं होने दे रहे एक दूसरे को। मतलब जैसा आप लोगों को पता है कि स्ट्रेच रबर बैंड को आप जैसे ही छोड़ते हो फौरन से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो जब वो स्ट्रेच स्टेट में होता है उस वक्त उसने बड़ा क्लोजली एक दूसरे को पकड़ा होता है, मॉलिक्यूल्स ने बड़ा क्लोजली एक दूसरे को पुल किया होता है ताकि कहीं आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक ना हो जाए। तो यही केस आपके पास सरफेस के केस में होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत क्लोजली और बहुत टाइटली उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा होता है, क्योंकि अगर वो ये ना करें तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड ही जाते जाएं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली हम जब देख रहे होते हैं किसी भी सरफेस को वो हमें स्मूथ नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे जाके माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखते हैं तो आपके पास सरफेस इस तरह जिग जैग है। मतलब आपके पास एक रफ सरफेस होती है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल नीचे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो नीचे गए हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको। तो एज सच जब हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं तो आपकी सरफेस उतनी स्मूथ आपको नज़र नहीं आती जितनी आपको नेकेड आई से नज़र आती है। सो उसकी भी रीज़न यही है कि आपके पास कंटिन्यूसली सरफेस टेंशन की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड पुल हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड पुल होने लगते हैं जो सराउंडिंग सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको मज़ीद टाइटली पकड़ लेते हैं कि कहीं वो सरफेस को लीव ना कर जाए। तो एज सच सरफेस के मॉलिक्यूल कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और सरफेस की टेंशन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये जो टेंशन है उसी वजह से सरफेस, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपके पास ये अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे तो बल्क के मॉलिक्यूल्स तो बेसिकली लिक्विड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, उनके दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल सॉर्ट ऑफ सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक लिक्विड में भी आपके पास जो बल्क मॉलिक्यूल हैं नो डाउट वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को ही शो कर रहे हैं, लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने क्लोज आए हुए हैं कि उनमें थोड़ी बहुत सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है। और यही वजह है कि आपके पास जब आप बात करते हो सरफेसिस की तो आपके पास ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपके पास इस सरफेस के ऊपर चल भी सकते हैं। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्मॉल छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो वाटर के ऊपर चल रहे होते हैं। सो वो जो चलने की उनकी कैपेसिटी है वो इसी वजह से है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंतहाई क्लोज आए हुए होते हैं और वो इस टेंशन की वजह से बेसिकली इसके ऊपर कदम रख के चल सकते हैं। अगर उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाए कि जो वेट है वो बेसिकली एक्सीड कर जाए, आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये इसके ऊपर नहीं चल सकते। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास अगर पेपर पेन हो तो वो फ्लोट करती है, वो फ़ौरन से सिंक नहीं कर जाती। अगर आप उसको सही तरीके से लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्लेस करो तो वो बेसिकली फ्लोट कर रही होती है। और एक और एग्जांपल जो आप लोगों ने नॉर्मली सरफेस टेंशन की देखी हुई है वो स्पिलिंग को अवॉइड करना है। अगर आप लोगों के पास एक सिंपली एक ग्लास हो और आप जो एक्सपेक्ट करते हो फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग कि जितना ग्लास का वॉल्यूम है सिर्फ उतना ही वॉल्यूम उसमें आना चाहिए लिक्विड का, लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आप गलती से ग्लास को फिल अप कर देते हो तो बजाय जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है आपके पास वो आपका ग्लास जो है वाटर के केस में रिटेन कर लेता है, बजाय ये कि आपके पास यहीं से जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो उसको स्पिल कर जाना चाहिए, वो कम्प्लीटली फिल होने के बाद एक छोटी सी बल्ज यहाँ पे ऐसे सरफेस की बना लेता है। तो ये जो सरफेस की ये जो बल्ज आती है जो कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम को होल्ड कर रही होती है वो ये होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरी जो मजीद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्पिल नहीं करने देते, बल्कि उनको टाइटली पकड़ लेते हैं कि जो है ये स्पिल ना हो। ये अलग बात है कि आप अगर मज़ीद वॉल्यूम ऐड करोगे तो ऑफकोर्स ये वाटर स्पिल कर जाता है,
लेकिन ऐसा जो नॉर्मल कैपेसिटी है एक ग्लास की वाटर के पर्टिकुलर वॉल्यूम को होल्ड करने की, सरफेस टेंशन की वजह से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो उससे रिटेन करता है। तो ये भी एक प्राइम एग्जांपल है आपके पास सरफेस टेंशन की। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हो कि अगर आपके पास किसी भी स्मॉल नोजल के अंदर से वाटर आ रहा हो तो वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो हमेशा स्फेरिकल शेप लेगा। वो जो स्फेरिकल शेप लेना है किसी भी वाटर ड्रॉपलेट की, वो भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन का फिनोमेना हो रहा है। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप में इसलिए आ रहा है क्योंकि स्फेरिकल शेप आपके पास सबसे लेस सरफेस एरिया है। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जैसे क्यूब हो गए या आपके पास लेट सपोज जो रेक्टेंगल्स हो गए, इसमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस, सरफेस एरिया की वैल्यू ऐसे ज़्यादा है। जो सबसे लीस्ट आपके पास सरफेस एरिया है जिसमें एक सिंगल ही सरफेस एग्जिस्ट कर रही होती है, वो ज्योमेट्री आपके पास स्फेरिकल ज्योमेट्री है। और स्फेरिकल ज्योमेट्री सबसे सरफेस एरिया के टर्म में सबसे लोएस्ट ज्योमेट्री कंसीडर की जाती है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ज्योमेट्री है जिसमें एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा, जिसमें सबसे लेस नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एज अ सरफेस मॉलिक्यूल आएंगे और ज़्यादातर मॉलिक्यूल बल्क की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो ज्योमेट्री आपके पास स्फेरिकल है। यही वजह है कि आपके पास तमाम लिक्विड्स या अक्सर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कहीं किसी नोजल से वाटर डिप कर रहा हो तो वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। ये अलग बात है कि आपको स्फेरिकल की बजाय इस तरह की टिल्टेड सी शेप नज़र आती है, लेकिन वो बेसिकली होता ही स्फेरिकल ही है, लेकिन इस पर चूँकि ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है तो थोड़ी सी डिफॉर्म्ड स्फेयर की शेप नज़र आती है आपको। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास पहले स्फेयर ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो ग्रेविटी की वजह से जो है थोड़ा सा इस तरह की शेप जो है वो एक्वायर कर लेता है। सो फर्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। आपने बेसिकली ये देखा कि आपके पास सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज सच नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो फोर्स कंटिन्यूसली टेंशन में है, उनके ऊपर उनकी एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस्ड है, उनके ऊपर कई फोर्सेस जो हैं वो 3 डायरेक्शन से तो एक्ट कर रही हैं, लेकिन एक डायरेक्शन जो है आपके पास जो है वो अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं है। सो सरफेस के मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से समराइज कर सकते हो कि कोई भी सरफेस जो किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी मटेरियल की जो बेसिकली सरफेस है उस पर हर वक्त डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डैंगलिंग बॉन्ड से मुराद ये है कि ये एक सरफेस का मॉलिक्यूल है जो इस डायरेक्शन से भी स्ट्रेच हो रहा है, इस डायरेक्शन से भी उस पर जो फोर्स लग रही है, चलो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की तो फोर्स बैलेंस होगी, लेकिन ये जो डाउनवर्ड पुल है, ये जो सरफेस से नीचे बिल्कुल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो एज सच बैलेंस नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपोनेंट आएगा या कोई भी ऐसा मटेरियल आएगा जो इस सरफेस की विसिनिटी में आएगा, तो आपका ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये चाहेगा कि ये यहीं पे स्टक कर जाए, ये यहीं रुक जाए, ताकि आप इसके साथ, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये इसके साथ कुछ बॉन्ड बना के या कुछ इंटरेक्शन शो करके अपने इस इफेक्ट को नलीफाई कर सके, ये जो डाउनवर्ड पुल है उसको फिनिश कर सके। तो इसी वजह से आपके पास एक प्रोसेस हो रहा होता है जो कंटिन्यूसली हर सरफेस परफॉर्म कर रही होती है, और वो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक कह लो एनर्जी की स्टेट में होते हैं, वो उनके पास बेसिकली ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट हैं, यहाँ पे डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है जो रेडी बैठे हैं। बेसिकली ये बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला सरफेस मॉलिक्यूल रेडी बैठा है, और ये जो बॉन्ड बनाता है इसको हम कहते हैं कि ये डैंगलिंग बॉन्ड है। डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये कि कुछ केसेस में ये केमिकल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता होता है जब हम बेसिकली केमिकल एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तब। लेकिन वैसे जब हम डैंगलिंग बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये हम स्टार्ट जो है वो हमेशा फिजिकल एब्जॉर्प्शन से करते हैं। सो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये सरफेस मॉलिक्यूल ये रेडी बैठी है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आए तो ये फ़ौरन से उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करे ताकि ये इस इनवर्ट पुल को सेटिस्फाई कर सके, उसके अपोजिंग एक फोर्स लेके आ सके। तो एज सच आपके पास सरफेस के ऊपर हमेशा डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अनफिल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है इसकी विसिनिटी में आए तो फ़ौरन से उसको अपने साथ उसका एक इंटरेक्शन डेवलप करके उसको वहीं पे स्टॉप कर लें, ताकि ये जो सरफेस की जो इम्बैलेंस है या अनबैलेंस है फोर्सेस का, उसको फिनिश किया जा सके।
किसी भी मॉलिक्यूल, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आपके पास ये किसी भी मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एज सच आपको खुद से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ये वो सिस्टम है, ये वो प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली आपके पास हर वक्त परफॉर्म हो रहा होता है। हर सरफेस अपने इर्द गिर्द से मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रही होती है। यही वजह है कि जो आपका पास घरों में जो टेबल पड़े होते हैं, आप 2 दिन अगर वहाँ पे डस्टिंग ना करो तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे डस्ट की एक लेयर बन जाती है। वो जो डस्ट की लेयर बनना है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने ड्राइंग रूम में आप पूरे 2 दिन आप अपने लेट्स सपोज ड्राइंग रूम में नहीं गए हो, आपने उसको कोई हीट अप नहीं किया, आपने कोई एनर्जी नहीं दी कि कोई ऐसा रिएक्शन हो। वो प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन का, वो कंटिन्यूसली खुद ब खुद परफॉर्म हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आएगा तो बेसिकली ये एक न्यू बॉन्ड बनाएगा, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ एक न्यू बॉन्ड डेवलप करेगा। नो डाउट उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी। वो डैंगलिंग बॉन्ड है, वो केमिकल बॉन्ड नहीं है। कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा तो केमिकल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता होता है, लेकिन जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पसेस डैंगलिंग बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जितनी एक केमिकल बॉन्ड की होती है, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म ज़रूर हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, अगर गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज हो रही हो, जो आप लोगों ने पहले देखे हैं, स्पॉन्टेनियस किसी भी चीज़ को स्पॉन्टेनियस कहने के 3 क्राइटेरिया हैं। अगर आप इसको एंथैल्पी की टर्म्स में लेते हो तो जब भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा हो, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर आप इसको गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लेते हो, तो जहाँ पे भी बॉन्ड बन रहे होते हैं, ओवरऑल सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, आपके पास केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। आप इसको किसी भी सेंस में देखो, एब्जॉर्प्शन बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहा होता है। हर सरफेस जो है वो खुद ब खुद इसको परफॉर्म करेगी, और यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। नो डाउट उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है केमिकल बॉन्ड से, लेकिन एज सच बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है, और इसमें कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, दोनों के केसेस में जो आपके पास थिंग है, बेसिकली ये रिएक्शन बेसिकली स्पॉन्टेनियस ही है। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल बेसिकली अटैच हो रहा है आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर या इंटरफेस के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। और बेसिकली एब्जॉर्प्शन को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक मटेरियल वो है जिसकी सरफेस है, और जिस पे बेसिकली जिस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा हो, उसको हम एब्जॉर्बेंट का नेम देते हैं। और जो मॉलिक्यूल आपके पास एक्सटर्नली आके यहाँ पे इंटरेक्शन डेवलप कर रहा होता है, यहाँ फिजिकली एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उसको हम एब्जॉर्बेट का नेम देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली प्रोसेस है अटैचमेंट का। जिस सरफेस के ऊपर आपके पास अटैचमेंट हो रही होगी उसको आप एब्जॉर्बेंट का नेम दोगे। जो एक्सटर्नल एजेंट आके वहाँ पे अटैच हो रहा है उस सरफेस के साथ, उसको आप एब्जॉर्बेट का नेम दोगे। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट 2 कंपोनेंट्स हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलरली एडजॉर्प्शन की बात कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करी मैं। एडजॉर्प्शन आपके पास सरफेस और इंटरफेस का फिनोमेना है, जबकि आप एक नया फिनोमेना पढ़ोगे जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और ये बेसिकली बल्क का फिनोमेना है। आपके पास कुछ केसेस में जो अटैचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक होती है। आपके पास सॉलिड का, लेट्स सपोज सॉलिड में पर्टिकुलरली आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि अगर लेट्स सपोज सॉलिड की सरफेस है तो उसके ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल आके अटैच हो रहे हैं, तो वो एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो सरफेस से अंदर पेनिट्रेट कर जाएं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके पास पोरस मटेरियल होता है, मटेरियल्स के नेचर ऐसी होती है कि वो अलाउ कर रही होती है कि बजाय खाली सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करने के, वो पेनिट्रेशन स्टार्ट कर देता है। जो एक्सटर्नल एजेंट है वो दूसरे मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पास ये वाला प्रोसेस हो जिसमें आपका एक्सटर्नल एजेंट जो है वो मटेरियल की बल्क के अंदर ऐड हो जाए, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं।
और एब्जॉर्प्शन की जो प्राइम एग्जांपल है जो हम जनरली देखते हैं वो ये स्पंज है। आप लोगों घरों में ये जो बर्तनों को साफ करने वाला जो स्पंज आप यूज़ करते हो, जब आप उसको वाटर के अंदर रखते हो तो वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी अंदर इनटेक कर लेता है, और आपके पास स्पंज का जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली स्पंज के जो क्रॉस लिंक नेटवर्क हैं, उसके अंदर वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को आप एब्जॉर्प्शन कहते हो। अगर सिर्फ सरफेस पे फिनोमेना हो रहा हो तो आप उसको एड्सॉर्प्शन कहते हो। एड्सॉर्प्शन की एग्जांपल आप लोगों के पास सिंपल चॉक राइटिंग, जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक राइटिंग हो रही होती है, आपके पास सिंपली एक ब्लैक बोर्ड होता है जिसके ऊपर चॉक से आप कुछ राइट कर रहे होते हो, तो वो प्रोसेस आपके पास एड्सॉर्प्शन है। जैसे कि आप एक डस्टर पकड़ते हो, आप उसको रिमूव कर देते हो तो वो फौरन से जो है रिमूव भी हो जाता है। तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस आपके पास बेसिकली एक सिंपल अटैचमेंट है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो है वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के अंदर पेनिट्रेशन हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। जैसे ही आप एक डस्टर फेरते हो वो चौक वहाँ से रिमूव हो जाता है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास जो ब्लैक बोर्ड का मटेरियल है वो ऐसे वैसे ही प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे थोड़ी देर के लिए आपके पास कोई चीज़ आके अटैच हुई थी। तो अगर इस तरह का प्रोसेस हो तो आप उसको एड्सॉर्प्शन कहते हो। और अगर आपके पास ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो इसको आप जॉर्प्शन का नेम देते हो। यहाँ पे एग्जांपल है बेसिकली डाइंग ऑफ कॉटन फाइबर की। आपके पास जो नॉर्मली जो कपड़ों में जो रंग यूज़ होते हैं, बेसिकली आप लोगों के पास जितने भी क्लोथ्स हैं वो किसी न किसी रंग के होते हैं, चाहे वो वाइट हो चाहे वो रेड हो। सो उनको बेसिकली डाई किया जाता है। वो डाई आपके कपड़े जो हैं वो कॉटन फाइबर से बने हुए हैं। कॉटन फाइबर्स के ऊपर ही एक लेयर बनती है, और बेसिकली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है आपके पास और एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है। कॉटन फाइबर एक क्रॉस लिंक सेलुलोजिक नेटवर्क है, और जो डाई के मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास सरफेस के ऊपर भी एक लेयर बना रहे होते हैं और उस कॉटन फाइबर के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है आपके पास जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली हो रहा है और एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि एड्सॉर्प्शन का बेसिकली टॉपिक है। और एड्सॉर्प्शन 2 टाइप्स की होती है। आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन हो सकती है। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम फिजिकल इंटरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं। फिजिकल में नॉर्मली आपके पास वंडर वॉल इंटरेक्शंस आते हैं। उसकी निस्बत अगर आप केमिकल का वर्ड कहीं पे यूज़ करो तो जो फर्स्ट थिंग आप लोगों के जहन में आनी चाहिए वो प्राइमरी बॉन्ड्स आने चाहिए। आप लोगों ने कुछ बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इस तरह के प्राइमरी बॉन्ड्स शामिल हैं। सो आपके पास ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली जिस प्रोसेस के थ्रू होती है वो बाय फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड है। अगर आपके पास सिस्टम में एक फिजिकल बॉन्ड बन रहा हो, वंडर वॉल इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगी उसको आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहोगे। अगर आपके पास केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली थिंग इन्वॉल्व है वो आप इसको केमिकल एब्जॉर्प्शन कहोगे, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड्स जो हैं बेसिकली वर्क कर रहे हैं। आप इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन को आप फिजियोजॉर्प्शन भी बोल सकते हो, केमिकल एब्जॉर्प्शन को आप केमिजॉर्प्शन का वर्ड भी देते हो। एब्जॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है। फौरन जैसे ही आपके पास कोई भी एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आपकी सरफेस के करीब आएगा वो वहाँ पे फौरन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि केमिकल बॉन्ड जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। तो इसका मतलब जिस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन बड़ा स्लोली परफॉर्म हो रहा होता है। आपके पास लेट्स सपोज ये सिल्वर की सरफेस है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके इसके करीब आएगा, वो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए। जब वो उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा तभी ये केमिकल रिएक्शन सही तरीके से प्रोसीड करेगा। तो ओवरऑल केमिकल एब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है। जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, बिल्कुल उसी तरीके से केमिकल एब्जॉर्प्शन भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर ही होती है। तो एज सच फिजिकल के लिए कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपका एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट की सरफेस के करीब आएगा वो फौरन से एब्जॉर्प्शन शो कर देगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। आपके पास पर्टिकुलर कंडीशंस होनी चाहिए, सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तभी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक वीक प्रोसेस है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है।
वीक एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि आप यहाँ पे सिंपली वंडर वॉल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो। वंडर वॉल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि आपने सिंपली इंड्यूस डायपोल या जो है इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, उनके साथ आप बेसिकली डील कर रहे हो। सो ये ऐसा इतने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं हैं। उसकी निस्बत अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ आप आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो। तो इनको ब्रेक करने के लिए अच्छी खासी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। आप इसको लाइट नहीं ले सकते, आपको केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने इससे जान छुड़ानी है, केमिकल एब्जॉर्प्शन को रिमूव करना है। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक वीक एब्जॉर्प्शन है। इसकी प्राइम एग्जांपल नॉर्मली आप लोगों की फेस के ऊपर जब आप पूरा दिन काम करते हो तो आपके पास सारे डर्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन आप ये करते हो, आप जाके एक बार पानी मारते हो अपने चेहरे के ऊपर तो वो सारे जितने भी एब्जॉर्ब पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये इतनी वीक एब्जॉर्प्शन है कि सिंपली आप वाटर को फ्लो करवाओ तो आपके पास सारी की सारी जो एब्जॉर्प्शन है वो रिमूव हो जाती है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बड़ा इजीली इसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। ये ऑल्दो एक फास्ट प्रोसेस है लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसकी निस्बत केमिकल रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। एक बार परफॉर्म हो गया तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इसी का ऑपोजिट केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन से मुराद ये कि इसको आप दो टर्म्स में ले सकते हो। ये वो हीट है जो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज हो रही है, या अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी आपके पास यहाँ पे रिलीज होनी चाहिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, ये बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इतनी कम एनर्जी है कि आपके पास ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। ये वही स्ट्रेंथ का चक्कर है। वंडर वॉल इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, उनको बनाने में भी उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होती है, और उनको ब्रेक करना हो तब भी आप उतनी ही थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वो फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसकी निस्बत एक केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करने में या एक बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को बनाने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर आपने उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। तो जनरली जब हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि 40 किलो जाउल से भी लेस एनर्जी अक्सर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है। और 40 किलो जाउल का मतलब ये है कि इतनी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि नॉर्मल आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर है वो ही इस एनर्जी को आपको प्रोवाइड भी कर रहा होता है। तो इसका मतलब आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पॉसिबल हैं बड़ा इजीली। लेकिन ये कि उसकी निस्बत अगर आप इसकी बात करोगे केमिकल एब्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो स्टार्ट ही 80 किलो जाउल पर मोल से होती है, और ये इसका मिनिमम है। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है 80 किलो जाउल पर मोल। आपके पास जो जो हायर केमिकल रिएक्शंस होते जाते हैं आपके पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो ओवरऑल आपके पास हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो वे में डिफाइन होती है। ये वो एनर्जी है जब आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और लेट्स सपोज अगर आप इसके रिवर्स करना चाहो, आप उसी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहो, तो ये वो एनर्जी है जो आपने सिस्टम को देनी है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में भी बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए भी आपको बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उसकी निस्बत एक बार केमिकल की तरफ आप जाओ तो वहाँ पे एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रही है, और अगर आपने उस केमिकल एब्जॉर्प्शन को रिमूव करना है तो आपको खुद से उस सिस्टम में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड अप करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप उसको रिमूव कर पाओगे। जनरली फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। केमिकल एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो वो स्पॉन्टेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप लोगों के पास स्पॉन्टेनियस नेचर के लिए, मतलब अगर आप ये कह रहे हो फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो चलो एक्सोथर्मिक होगी, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक्सोथर्मिक की भी बात कर रहे होते हैं और एंडोथर्मिक की भी बात कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, स्पॉन्टेनियस का खाली एक क्राइटेरिया है एंथैल्पी। आपके पास किसी चीज़ को स्पॉन्टेनियस कहने के दो और क्राइटेरिया भी प्रेजेंट हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो वो एंडोथर्मिक हो, जो कि जनरली होता नहीं है। मतलब मोस्टली हम जब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं तो जो चीज़ डोमिनेट कर रही होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही हैं।
ज़्यादातर रिएक्शंस आपके पास एक्सोथर्मिक ही आएंगे। कुछ रिएक्शंस आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन के ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, जिसमें आपका जो ड्यूरिंग प्रोसेस आप खुद से सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो और बेसिकली वो सराउंडिंग से हीट ले रहा होता है। तो आपके पास कुछ केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी आपके पास एक्सोथर्मिक ही की होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन ओवरऑल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं ये अगर एंथैल्पी के क्राइटेरिया के थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन हो सकता है ये एंट्रोपी या गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट से ये ओवरऑल जो है ये स्पॉन्टेनियस ही होंगे। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि खाली एंथैल्पी क्राइटेरिया नहीं है आपके पास स्पॉन्टेनियस नेचर को डिफाइन करने का, आपके पास एंट्रोपी और एसिड गिब्स फ्री एनर्जी, ये दो मेजर क्राइटेरिया हैं जो इसके अलावा भी यूज़ होते हैं स्पॉन्टेनियस नेचर को डिफाइन करने के लिए। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक नॉन स्पेसिफिक फिनोमेना है। आपके पास कोई भी एनालाइट आएगा, वो जैसे ही एब्जॉर्बेंट की सरफेस के करीब आएगा वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसकी निस्बत अगर आप यहाँ पे बात करोगे केमिकल एब्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जिस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक है, उसी तरीके से आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन भी स्पेसिफिक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो कि अगर आप सिल्वर की सरफेस पे केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये सिल्वर की अगर सरफेस है तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही आएगा, और जब ऑक्सीजन आएगा तभी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन आए और वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शुरू कर दे। सिल्वर आपको पता है सिल्वर ऑक्साइड बनाना प्रेफर करता है, वो नाइट्रोजन के साथ ऐसा कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो बेशक यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आके फिरता रहे, केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जब तक आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस सरफेस के करीब नहीं आएगा। आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये कि आपके पास रिएक्टेंट स्पेसिफिक हैं, और रिएक्टेंट स्पेसिफिक हैं तो आपका इसका मतलब ये कि आपके पास फैक्टर्स भी स्पेसिफिक हैं। आपके पास अच्छी खासी जो ये प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा है, कौन सा एड्जॉर्बेंट है, कौन सा एड्जॉर्बेट है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, वहाँ कितनी कंसंट्रेशन में सरफेस कितनी कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल करीब आए हुए हैं, आपके पास सरफेस ये जो एड्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस की नेचर क्या है, एड्जॉर्बेट की नेचर क्या है। तो एज सच यहाँ पे कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ये वही फैक्टर्स हैं जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसकी निस्बत अगर आप इसकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे फोकस करोगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास सरफेस क्या है। हर सरफेस पे ये प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड की सरफेस पे भी ये प्रोसेस होगा, सॉलिड की सरफेस पे भी ये प्रोसेस होगा। ऐसे सारे सरफेस मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास जो है इन स्टेट ऑफ टेंशन है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है आपके पास जो एड्जॉर्बेट प्रेजेंट है उसकी नेचर के ऊपर। एड्जॉर्बेट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ आपके पास अमोनिया है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो एज सच नॉन पोलर है, वहाँ पे O2 है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो सिंपली ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे खुद स्टेबल है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो कोई न्यू इंटरेक्शन डेवलप करे। उसकी निस्बत ये जो अमोनिया का एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल है ये पोलर नेचर रखता है, तो ये फ़ौरन से यहाँ पे आके अमोनिया गैस फ़ौरन से आके एड्जॉर्ब होना प्रेफर करेगी। सो एज सच अगर आप ये कहो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एक पैरामीटर काउंट करता है या जो बेसिकली इस एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट है। सरफेस के मॉलिक्यूल सारे के सारे रेडी बैठे हैं हर तरह के मॉलिक्यूल को लेने के लिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई भी ऐसा कंपाउंड चाहिए जो आके उनके पास बॉन्ड बना ले, डैंगलिंग बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना ले, ताकि उनका जो इम्बैलेंस है वो सेटिस्फाई हो सके, जो फोर्स उनके ऊपर एक्स्ट्रा लग रही है वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो एज सच यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट है, उसके अलावा यहाँ कोई और पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके निस्बत आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो आपके पास सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके पास मीडियम की पीएच इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके पास टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो केमिकल प्रोसेसेस के केस में आपके पास कई फैक्टर्स जो हैं आपने उनको देखना होता है। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास मल्टी लेयर और मोनो लेयर का कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं फिज़िकल एब्जॉर्प्शन की, फिज़िकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपके पास ये सरफेस है,
ये इम्बैलेंस थी, जैसे ही एक मॉलिक्यूल आया एड्सॉर्बेट का, वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब अगर आप गौर करो तो ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ प्रेजेंट था, इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट था, चलो उसके तो मॉलिक्यूल सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ये जो उसने न्यू मॉलिक्यूल जिसको उसने ट्रैप किया है बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, अब वो अनस्टेबल हो गया है। ये मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली 3 डायरेक्शंस में से अनस्टेबल है। इसका जो खाली कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ है जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी उसकी जो तीनों डायरेक्शंस है वो अनस्टेबल हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो आके एड्जॉर्ब हो रहा है वो मज़ीद अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई इस डायरेक्शन में से कोई भी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आ रहा है ये उसको अट्रैक्ट करेगा कि चलो भाई फ़ौरन से आके मेरे जो फोर्सेस हैं उनको सेटिस्फाई करो, खुद भी रैंडम मोशन से निकलो और एंट्रोपी को थोड़ा सा कम करो, और मेरे पास जो है स्टेट अपनी चेंज करके थोड़ा सा स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करो, और मुझे भी सेटिस्फाई करो, मेरे भी बॉन्ड्स जो तीनों डायरेक्शंस में जो मेरे पास एक इम्बैलेंस फोर्स आ रही है सिर्फ एक डायरेक्शन से जो ट्रैप हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो यही वजह है कि आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप इसको आप नॉर्मल लाइफ में इस तरीके से देखते हो कि आप अगेन वही ड्राइंग रूम की एग्जांपल लूँ, और आप लोग लेट्स सपोज आप लोगों ने डस्टिंग नहीं की हुई, आप लोग गंदे बच्चे हो और आप लोग अपने घर में डस्टिंग नहीं करते हो, तो लेट्स सपोज आपने फर्स्ट डे जाके देखा तो वहाँ पे थोड़ी लेयर थी, मतलब थोड़ी डस्ट थी। आप आफ्टर 2 वीक जाओगे तो आपके पास फुल जो है एक स्ट्रॉन्ग लेयर होगी, अच्छी खासी अमाउंट ऑफ डस्ट जो है वो आपको फिजिकली नज़र आ रही होगी, नेकेड आई से आपको बाकायदा नज़र आ रही होगी। तो वो जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपके पास मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एक बार बेशक सरफेस के ऊपर डस्ट की एक लेयर बन गई, लेकिन वो वहाँ स्टॉप नहीं होती, क्योंकि जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल जो बेसिकली सरफेस पे आके अटैच हुआ होता है वो खुद अब अनस्टेबल हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी सराउंडिंग में देखेगा कि कोई और मॉलिक्यूल उसको मिले तो वो उसको फिजिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एज सच फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक मल्टी लेयर्ड फिनोमेना है। उसकी निस्बत अगर आप इस पे फोकस करो, ये जो आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक मोनो लेयर्ड फिनोमेना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ये कहते हो कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप अगर बेसिकली आपके पास केमिकल ड्यूरिंग केमिकल एब्जॉर्प्शन इस सरफेस की जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो रही होती है। इसकी एग्जांपल मैं उसी तरीके से लूँगी कि हम सिल्वर और ऑक्साइड को ही लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये सिल्वर की सरफेस है और आप एक ऑक्सीजन को यहाँ से ट्रैप कर रहे हो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया और यहाँ पे जो एक केमिकल बॉन्ड बना, उस केमिकल बॉन्ड के बनने की वजह से अब आपके पास सिस्टम में सिल्वर प्रेजेंट नहीं है, आपके पास यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बनेगी। तो अगर सिल्वर ऑक्साइड जो है, मतलब लेट सपोज आप ये कहते हो कि सिल्वर ऑक्साइड जो है उसकी लेयर यहाँ पे बन गई है, तो लेट सपोज अगर अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये इसके साथ कोई एफिनिटी शो नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अब सिल्वर मॉलिक्यूल नहीं है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट प्रेजेंट है और वो प्रोडक्ट जो है वो सिल्वर ऑक्साइड है, और सिल्वर ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, उसका ऑक्सीजन का कंटेंट ऑलरेडी पूरा है, तो वो इस ऑक्सीजन के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। सो चूँकि आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट जनरेट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट जनरेट होने का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में केमिकल नेचर चेंज हो रही है। सो इसका मतलब जो इंटरेक्शन आप पहले ऑब्जर्व कर रहे हो वो इंटरेक्शन अब आप ऑब्जर्व नहीं करोगे फॉर योर सरफेस। सो केमिकल एब्जॉर्प्शन एक मोनोलेयर प्रोसेस है, उसकी निस्बत अगर आप इसकी बात करोगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन को गौर से देखोगे तो ये बेसिकली एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली होता रहता है। आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन एक बार हो जाए, एक बार केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आफ्टर सिंगल लेयर फॉर्मेशन आपके पास मजीद केमिकल एब्जॉर्प्शन होने के चांस नहीं होते। अब आ जाओ पैरामीटर्स की तरफ, पैरामीटर्स को कंपेयर करने की तरफ। तो आपके पास अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखा जाए तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप ये कह रहे हो कि ये एक मॉलिक्यूल है जो कि लूजली यहाँ पे सरफेस के साथ आके अटैच हुआ है वंडर वॉल इंटरेक्शन से। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दो तो इन मॉलिक्यूल्स पे तो ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, जो इफेक्ट आएगा वो ये जो गैशियस मॉलिक्यूल या जो एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी अनस्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन से आपके पास अटैच है एड्सॉर्बेंट की सरफेस से, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ये वाला मॉलिक्यूल इस मूव करना शुरू करेगा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी,
ये जैसे ही मूव करेगा वो जो इंस्टेंटेनियस और जो इंड्यूस्ड इंटरेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके पास ये जो एक फिजिकल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। सो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो आप सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे होते हो। आपके एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल जो पहले बहुत लूजली अटैच हैं सरफेस के साथ वो मूव करना शुरू करते हैं और जैसे ही वो मूव करना शुरू करते हैं ये फिजिकल बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। तो आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमेशा जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज होती है। उसके निस्बत अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की तरफ जाओगे तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है आर्हीनियस इक्वेशन। होपफुली आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन देखी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो एक रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को मेजर करने का जो वे है वो रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट आपके पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास मोस्टली जो रिएक्शन आएगा वो ये होगा कि आपके पास मोस्टली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। एंडोथर्मिक के केस में अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करो तो ये वाला नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे मतलब ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का भी एक पैरामीटर यहाँ पे इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करो तो इसका साइन चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इनका रिलेशन भी आपस में इन्वर्स हो जाता है। सो एंडोथर्मिक के केस में आपका रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रहा होता है। यही वजह है कि आप यहाँ पे मोस्टली का वर्ड लिखा हुआ देखोगे कि लाजमी नहीं है कि आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में ही फॉरवर्ड हो रही हो। अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन से डील कर रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म है आर्हीनियस इक्वेशन की जो आपने यूज़ करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। सो ओवरऑल आपके पास चूँकि ज़्यादातर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही हैं तो उस केस में आप ये कहोगे कि रेट कांस्टेंट के इंक्रीज करने से आपके टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिकली अगर जितना फास्टली हो रहा होता है आपके पास जो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली आपकी सरफेस पे हमेशा के लिए अटैच नहीं हो जाता। जो डर्ट रोज़ाना आपके सरफेस के ऊपर लगती है वो एज सच हमेशा के लिए अटैच नहीं होती, जैसे आप जाके मुँह धोते हो वो रिमूव हो जाती है। तो इसका मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके निस्बत अगर आप देखो कि अगर स्टील वायर को जंग लग गया हुआ है तो वो जंग जो है वो आपको खुद से एक्सटर्नली कोई वर्क परफॉर्म करके रिमूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप उसको पानी के नीचे रखोगे तो वो जंग रिमूव हो जाएगा। सो एज सच केमिकल एब्जॉर्प्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप हीट एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे 40 किलो जूल से लेस एनर्जी इन्वॉल्व होती है और अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो ये 80 किलो जूल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी 80 किलो जूल से अबव होती है। इसकी एग्जांपल देखोगे तो ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट ऑन चारकोल सरफेस है और अगर यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल देखोगे तो सबसे प्राइम एग्जांपल जिसको हमने लेके चले हैं वो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। सिमिलरली H2 की एब्जॉर्प्शन ऑन प्लैटिनियम सरफेस भी केमिकल एब्जॉर्प्शन की एक प्राइम एग्जांपल कंसिडर की जाती है। अब आ जाओ कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो फर्स्टली अगर आप और करो तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास वाटर है मतलब वाटर का कंटेंट है और आप ये कह रहे हो कि वाटर की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है तो लेट्स सपोज आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो चूँकि अमोनिया का मॉलिक्यूल पोलर है और ये भी पोलर सरफेस आपके पास है तो एज सच ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके पास ये है कि ये पोलर कंपोनेंट ही यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होगा। तो कौन सा एब्जॉर्बेट बेसिकली ये चूँकि सेल्फ सरफेस पोलर है तो वो पोलर कंपोनेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एज सच फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल वहाँ पे आके एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हो सकता है लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि चूँकि आपकी सरफेस पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पोलर एब्जॉर्बेट के साथ ही इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो एज सच इस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में आपके पास जो पोलैरिटी है वो जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और कि आपके पास कौन सी एब्जॉर्प्शन होगी या कौन सी सरफेस के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होंगे।
उसकी निस्बत अगर आप कैमी एब्जॉर्प्शन की बात करो तो वो तो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब वहाँ पे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट और नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थिंग है। वही बात कि अगर आपके पास सिल्वर की सरफेस है, वहाँ पे आप नाइट्रोजन ले आओ, अमोनिया ले आओ, H2SO4 ले आओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। ये जो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो करने की कैपेबिलिटी है वो उसकी स्पेसिफिक नेचर को शो कर रहा है कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही आपकी जो सरफेस है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन शो करेगी। अब आ जाओ सरफेस एरिया के ऊपर। आपके पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ज़्यादा आपके पास सरफेस या फेसेस अवेलेबल होंगी और उतने ही ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड अवेलेबल होंगे। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह का लार्ज एक ब्लॉक है, तो होपफुली आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर आप इस ब्लॉक को देखो और मैं सिर्फ अगर 2 डायमेंशनल जिस पेज पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं सिर्फ उन्हीं फेसेस की बात करूं जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, तो इस ब्लॉक के पास खाली 3 सरफेसेस हैं। एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। अगर ये चूँकि इसका साइज़ बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया लेस है, उसकी निस्बत अगर मैं इसी ब्लॉक को स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर दूँ तो हर ग्रेन के पास जो हैं वो 3 सरफेस अवेलेबल हैं। सो नंबर ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड आपके पास इंक्रीज होते जाते हैं जो आपके पास सरफेस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। सिर्फ यहाँ पे बल्क जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादातर मॉलिक्यूल आपके पास बल्क फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्मॉल करते जाते हो, स्मॉलर उसका साइज जो है डिक्रीज करते जाते हो, तो आपके पास सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं और बल्क में मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। तो ऐसा चूँकि यहाँ पे आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, सो पाउडर हमेशा जब भी आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे, आप लोगों ने एक रीज़न पढ़ी होगी कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि कैटलिस्ट हमारा पाउडर फॉर्म हो। वो हम इसीलिए प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो सही तरीके से इंटरेक्शन डेवलप करे, जो उसने वर्क परफॉर्म करना है वो अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अगर आप ये कहोगे कि आपके पास सिस्टम में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ नंबर ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिस्टम एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे भी एप्लीकेबल है और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे भी एप्लीकेबल है। दोनों में सेम ट्रेंड है। टेम्परेचर के केस में आपको पता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि आप सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे होते हो, जो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में लूजली अटैच था, जैसे ही आप उस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फिजिकल बॉन्ड्स को डिस्ट्रक्ट कर रही होती है, तो आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। उसकी निस्बत अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करो तो वहाँ पे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। रेट कांस्टेंट आपके पास हमेशा टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा होता है। तो मोस्टली आप जिस ट्रेंड को देखते हो वो ये देखते हो कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास के की वैल्यू जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। लास्ट फैक्टर जो कि आगे आइसोथर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रेशर का फैक्टर है। जब भी हम किसी ऐसे सिस्टम में डील कर रहे होते हैं जहाँ पे आपका जो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल है वो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे प्रेशर का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जो आप इसके आपने ये कहा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखो तो जो इक्वेशन लिखी जाएगी, लेट्स सपोज अगर ए आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो बेसिकली गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है और वो यहाँ पे भी ए ही होना चाहिए था, एच नहीं है, यहाँ पे ए है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ही कंपोनेंट है जो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है और जैसे ही वो करीब आता है किसी सरफेस के वो एड्जॉर्ब हो जाता है। ये एड्जॉर्ब सरफेस ये जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो खुद से रिमूव भी हो सकता है, वो किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ से रिमूव हो सकता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अगर आप ये कह रहे हो कि आप सिस्टम में प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, जब एक गैसेस का जो मॉलिक्यूल है जब वो एक सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है तो फिर वो अब सॉलिड की कैटेगरी में आता है। वो एड्जॉर्ब थिंग है, वो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहा। तो प्रेशर का जो फैक्टर है वो बेसिकली सिर्फ इस केमिकल इक्वेशन में इस साइड जहाँ पे आपका गैशियस सिस्टम अवेलेबल है सिर्फ आप उसकी बात कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि आप सिस्टम में प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आप जिस फैक्टर को या जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो वो बेसिकली इंक्रीज इन प्रेशर है और आप इस साइड पे
इस क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो। एज अ रिजल्ट आपका जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वो उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहाँ पे वो इधर आने वाले इफेक्ट को फिनिश कर सके, स्ट्रेस के इफेक्ट को नलीफाई कर सके। तो चूँकि आपने यहाँ पे प्रेशर की क्वांटिटी इंक्रीज की है, आपका सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली यही होता है ना कि आपके पास अगर एक साइड पे आप इंक्रीज़ करो तो दूसरी साइड पे भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ आना चाहिए ताकि उसके इफेक्ट को फिनिश किया जा सके। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना प्रेफर करेगा और आपके पास एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से अगर आपके पास गैशियस सिस्टम इन्वॉल्व है, एब्जॉर्बेट गैशियस है, तो वहाँ पे प्रेशर के इंक्रीज़ करने से आपके पास एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज़ होगी।